देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से खेला होने वाला है और चाचा नीतीश के एक बार फिर से पलटी मारने के सवाल उठ रहे हैं। आज आपको ये जानना है कि क्या वक्त से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे जो कि 2025 में होने हैं, वो भी नवंबर में, यानी 1.5 साल बचा है अभी। तो क्या इसी साल 2024 में हो जाएंगे? और नीतीश क्यों चाहते हैं कि पहले ही विधानसभा चुनाव हो जाए? क्या नीतीश एक बड़ा खेला करने की तैयारी में है और कौन कौन ये पूरा जितना भी खेल है बिहार का वो बिगाड़ सकता है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए नीतीश क्यों चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए, इसी साल हो जाए। दूसरा, क्या बीजेपी और जेडीयू एक बात पर नहीं मान पाएंगे और ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़ दें। तीसरा, किन सीटों पर होना है उपचुनाव, मैं आपको बता दूं कि इस बार कुछ सीटें खाली हो गई हैं, तो वो कौन सी सीटें हैं जिस पर उपचुनाव भी होना है। चौथा, क्या प्रशांत किशोर करेंगे बड़ा खेला, क्योंकि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। पांचवा, छोटी पार्टियां किसका खेल बिगाड़ेंगी, एनडीए का या फिर इंडिया का। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े समझने की जरूरत है। तो देखिए, बिहार लोकसभा 2024 के अगर मैं नतीजे की बात करती हूं तो कुल सीटें हैं 40। इसमें से एनडीए गठबंधन को 30 प्राप्त हुई हैं और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें, और इंडिपेंडेंट यानी मैं पप्पू यादव की बात कर लेती हूं तो उनकी 1 सीट। अब देखिए कि किसको कितनी, आपने ओवरऑल तो देख लिया। अब जरा मैं आपको बता देती हूं कि एनडीए के कौन कौन साथी है। बीजेपी जिसने 12 सीट पाई हैं, जेडीयू जिसके पास 12 सीटें आई हैं, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी जिसने 5 सीटें जीती है, और एचएम यानी मांझी की पार्टी जिसने 1 सीट जीती है। तो पूरा टोटल कर दीजिए 30। और इंडिया गठबंधन की बात कर लेती हूं तो कांग्रेस की 3, आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की 4, सीपीआई यानी लेफ्ट में 2 और इंडिपेंडेंट यानी पप्पू यादव को भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, तो हम उनको इंडिया गठबंधन में मान लेते हैं कि उनको समर्थन दे देंगे पप्पू यादव। और अब तो मुलाकात भी हो गई है राहुल गांधी से, खड़गे से, प्रियंका गांधी से। तो देखिए 10 इधर इंडिया गठबंधन और एनडीए जो है 30। तो ये तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव का क्या प्रदर्शन रहा। अब देखिए कि किसे कितना वोट परसेंटेज मिला है और खेल इसी में ही है। बीजेपी का वोट परसेंट 20.52%, जेडीयू का 18.52%, एलजेपी का 6.47%, कांग्रेस का 9.20%, लेकिन आरजेडी यानी तेजस्वी यादव का वोट परसेंट यहां पर सबसे ज्यादा है, 22.14%। आप देखिए इनका वोट शेयर जो है वो इधर सारी पार्टियों से सबसे ज्यादा है। तो पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव की जो आंधी है, तेजस्वी यादव के जो पैतरे हैं वो बिहार वालों के लिए काम कर गए हैं। और सीपीआई देखेंगे तो 2.99। अब जो ये वोट परसेंट है, यानी इतने उनको वोट पड़े हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में भी रिपीट हो और इस बार सत्ता आरजेडी के पास आ जाए, यानी इंडिया गठबंधन के पास आ जाए। अब देखिए मैं आपको, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव में आपने देखा आरजेडी जिसने पिछले लोकसभा चुनावों में 0 सीटें जीती थी, इस बार 4 सीटें जीत लेती है और सबसे ज्यादा वोट परसेंट आ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा की कि इस वक्त क्या स्थिति है विधानसभा की। तो देखिए, कुल बिहार में विधानसभा सीटें हैं 243, बहुमत का आंकड़ा है 122। और इस वक्त स्थिति यह है कि सरकार, जो भी सरकार बना रखा है उधर, तो उसमें जितनी भी सीटें अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो है 128, और विपक्ष में जो है वो है 115। उसका भी मैं आपके लिए डिवाइड कर देती हूँ। बीजेपी 78, जेडीयू 45, एचएम यानी मांझी की पार्टी 4 और इंडिपेंडेंट 1। फिर आप नीचे विपक्ष को देख लीजिए, कांग्रेस 19, आरजेडी 79। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी और आरजेडी कितनी टक्कर में है। बीजेपी 78 तो आरजेडी उससे भी ज्यादा 79, लेफ्ट के पास 16 और एआईएमआईएम के पास 1। तो आप इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि ये पिछली बार यानी 2020 के नतीजे हैं। अब इधर आप देखेंगे कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 0 सीटें पाई थी और इस बार तो 4 सीटें पाली हैं। तो जब 0 सीटें लोकसभा में आई थी तब भी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इस बार तो लोकसभा चुनाव में 4 सीटें आ गई हैं। तो तेजस्वी यादव का ये दावा है कि इस बार जो हमारी सीटें होंगी विधानसभा में वो 4 गुना ज्यादा होगी, और इसका पूरा एग्जाम्पल तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है। तो अब जो ये बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें देख सकते हैं हम कि आरजेडी यानी लालू यादव की जो पार्टी है वो कितने कमाल करने की स्थिति में इस वक्त है। अब देखिए, अगला सवाल है कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में क्या है, और ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढ पाना बड़े बड़े दिग्गजों के लिए एकदम असंभव बात है।
चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे नरेंद्र मोदी खुद हो, नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मार चुके हैं, सियासत का उनको पलटू राम कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है ये आप और मैं तो नहीं बता सकते। हालांकि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपको बता सकती हूं। तो देखिए, नीतीश कुमार इस वक्त शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि 2025 नवंबर यानी अगले साल भी अगर नवंबर में विधानसभा जो कि उसका वक्त है, अगर उस वक्त चुनाव होते हैं तो ऐसा ना हो कि जो सत्ता है यानी नीतीश कुमार की जो सत्ता है उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बढ़ जाए और उस वक्त उनको वोट नहीं मिले। और अभी तो नीतीश कुमार ने अच्छा प्रदर्शन किया है, एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 30 सीटें लाई है एनडीए। तो अगर इस बार हो जाते हैं यानी 2024 में हो जाते हैं तो हम ऐसा हो सकता है इस परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकते हैं और एक बार फिर से बिहार की सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन अगर 1.5 साल इंतजार करते हैं तो सत्ता विरोधी लहर एक बड़ा जो है ऑप्शन मैं आपको बता दूं ऑल्टरनेटिव बन सकती है जिससे इनको नुकसान हो सकता है। अभी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है और अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और अभी ही विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो जीत संभव है। 2024 में बीजेपी के साथ 2025 में तेजस्वी यादव बेहतर ऑप्शन। देखिए, अब जानकार ये कहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव अगर नीतीश कुमार की बात मान ली गई, बीजेपी भी राजी हो जाती है और 2024 में ही विधानसभा चुनाव हो जाते हैं बिहार के, जो कि होने वाले हैं एक्चुअल में 2025 नवंबर में, अगर अभी हो जाते हैं तो तब तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटीज है एनडीए के जीतने की। लेकिन अगर बीजेपी नहीं मानी और अगर 2025 में ही विधानसभा चुनाव होते हैं उसी वक्त में नवंबर में, तो हो सकता है नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाए। क्योंकि ऐसा इसलिए, अगर जो वो सत्ता विरोधी लहर उस वक्त होगी इतने टाइम के बाद, तो उस वक्त उनके लिए तेजस्वी के साथ जाना बेहतर ऑप्शन होगा। और तेजस्वी तो चाहते क्या हैं, वो तो यही चाहते हैं कि चाचा वापस आ जाए, उनके लिए तो सत्ता में रहना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा हो सकता है। और इसके साथ साथ बीजेपी के अलग होने के साथ साथ नीतीश कुमार ये भी कह सकते हैं कि भैया मुझे बड़ा मंत्रालय नहीं दिया, मैंने विशेष राज्य मांगा था, बीजेपी ने वो नहीं दिया। और देखिए, एक और संदेश उन्होंने दिया है, ना तो वो उड़ीसा सीएम की शपथ में गए हैं और ना ही नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में गए हैं। तो क्या ये संदेश नहीं है कि वो बीजेपी से खफा हैं या कुछ अंदर खेमे में बात चल रही है? हालांकि ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें कुछ और बात भी हो सकती है। तो क्या 2025 चुनाव में फिर पलटेंगे नीतीश? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब ना इस वक्त आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकती हूँ और ना ही कोई बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट दे सकता है। फिर आगे देखिए दूसरा पॉइंट, क्या बीजेपी जेडीयू एक बात नहीं मानेंगे? देखिए, सोर्सेज से खबर है कि नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि इस बार यानी इसी साल विधानसभा चुनाव हो जाएं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है। अच्छा, इसके पीछे का कारण यह है कि बीजेपी को लगता है कि तेजस्वी के प्रदर्शन जो है इस बार बहुत ही स्ट्रांग है और कभी अगर इस वक्त चुनाव हो जाए तो ऐसा ना हो कि पिछली बार तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो बड़ी पार्टी निकली थी और इस बार तो 4 लोकसभा चुनाव जो लोकसभा सीटें हैं वो जीत गई है, तो कहीं उनका परफॉर्मेंस इतना बेहतर ना हो कि नीतीश कुमार यहां छोड़ के वहां चले जाए और तेजस्वी यादव की अच्छी खासी जीत हो जाए। तो ये हो सकता है कि बीजेपी को तेजस्वी के प्रदर्शन की चिंता है, शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो। जल्दी चुनाव के लिए बीजेपी राजी नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 2025 तक बिहार में बीजेपी होगी मजबूत और देखिए 2025 तक बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो खुद को बिहार में और ज्यादा मजबूत कर लेगी, उसको समय मिल जाएगा और फिर उसको किसी पे डिपेंडेंट, नीतीश कुमार पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। 24 में हुए चुनाव तो 5 साल नीतीश के भरोसे, और अगर इसी साल करवा देती है और अगर एनडीए जीत भी जाता है, नीतीश कुमार के बल पे ही जीतेंगे, तो ऐसा ना हो बीजेपी यूं सोच रही हो कि भैया फिर 5 साल हमें नीतीश कुमार की छत्र छाया में ही बिहार में राज करना होगा। तो अगर अगले साल होंगे तो शायद बीजेपी और ज्यादा मजबूत स्थिति में हो कि नीतीश कुमार को भी बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत ना पड़े। नहीं बनी बात तो पलटेंगे चाचा। अब सवाल तो यही है कि अगर जल्दी चुनाव कराने के लिए नहीं मानती है बीजेपी तो पलट तो नहीं जाएंगे चाचा। ऐसा ना हो कि इनके आपस में कोई आर्गुमेंट हो जाए, चाहे वो कोई भी बात को लेकर हो, केंद्र में उलटफेर। अच्छा, आप कहेंगे कि केंद्र में तो 2 मंत्री पद दे दिए हैं, फिर उसका क्या होगा? अगर समर्थन ले लिया नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से, क्योंकि आपको पता है 2 बड़े खिलाड़ी हैं, एक तो नायडू और एक नीतीश कुमार, तो अगर नीतीश कुमार अपना पूरा समर्थन ले लेते हैं तो ऐसा ना हो केंद्र में उलटफेर हो जाए। तो देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार बीजेपी अकेली अपने दम पे बहुमत नहीं पा पाई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले 3-4 महीने में वो कुछ ऐसी स्थिति बना दे, कुछ ऐसे लोगों को तोड़ ले, नेताओं को तोड़ ले कि वो खुद ही इतने मजबूत हो जाए आपस में कि फिर दोनों बड़े साथियों की जरूरत ना पड़े। कि अगर नीतीश कुमार पलट भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी, यानी अगर मैं एनडीए की बात करती हूँ, तो वो बहुमत से नीचे आ जाएगी। क्योंकि अगर
बीजेपी कामयाब हो जाती है दूसरे और नेताओं को अपने साथ लाने के लिए, चाहे वो किसी भी दूसरे गुट के हों, इंडिया गठबंधन से ही कुछ नेता तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, यानी ऑफर दे देती है, तो देखिए बीजेपी पूरा ट्राई करेगी कि वो खुद इतनी सक्षम, खुद इतनी मजबूत हो जाए कि फिर या तो नायडू की जरूरत पड़े या फिर नीतीश कुमार की। और देखिए नीतीश कुमार तो वहीं रहते हैं जहां पर सत्ता होती है, ये आपको भी पता है। तो नीतीश कुमार भी जल्दी से बीजेपी का हाथ नहीं छोड़ेंगे और नायडू भी जल्दी से बीजेपी का हाथ यानी एनडीए का हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटीज, सवाल आपके भी हैं और मेरे भी हैं। फिर देखिए अब किन सीटों पर होना है उपचुनाव। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऐसी कुछ सीटें हैं जहां के विधायक लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और अब वो सीट खाली हो चुकी है। कौन कौन सी? रामगढ़ जिसमें आरजेडी के नेता जीत चुके हैं, तरारी जिसमें सीपीआई एमएल के नेता जीत चुके हैं, जहानाबाद जिसमें आरजेडी के नेता जीत चुके हैं यानी लोकसभा जीत चुके हैं, तो विधानसभा वाली जो सीट है वो अब खाली हो चुकी है। इमामगंज एचएम यानी मांझी जीत चुके हैं तो ये सीट खाली हो गई है। रुपौली जेडीयू जीत चुकी है, जेडीयू के एक नेता जीत चुके हैं तो फिर ये खाली होगी। और इन सबके जो है विधायक, ये सारे मैं आपको बता रही हूँ कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे, ये सारी सीटें किस किस पार्टी ने जीती थी। अब इस पर उपचुनाव होने हैं। अब बिहार की राजनीति में एक और बड़ा नाम है प्रशांत किशोर। क्या अब प्रशांत किशोर बड़ा खेला कर सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? तो देखिए जन स्वराज के प्रशांत किशोर की चुनौती है डायरेक्ट कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, क्योंकि वो अपना एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं। वो प्रयास है उनका कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी अपने साथ ले लें, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपने साथ ले लें, पप्पू यादव को अपने साथ ले लें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को अपने साथ ले लें और क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों पर दबाव बनाएं। और उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है कि मैं सारी की सारी बिहार की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और अपने पार्टी के कैंडिडेट उतारूंगा। तो देखिए यहाँ तो वो किसी ना किसी के लिए तो वोट कटवा बनेंगे। और ऐसी स्थिति में क्योंकि हमें दिख रहा है कि एनडीए मजबूत है, अगर नीतीश कुमार साथ में रहते हैं एनडीए के, तो वोट कटवा किसके लिए बनेंगे? इंडिया गठबंधन के लिए वोट कटवा बन सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको कुछ और पार्टीज के बारे में बता देती हूँ। जैसे चिराग पासवान, उन्होंने इस बार कमाल कर दिया है, 5 सीटें जीत ली हैं। तो अगर उन्होंने लोकसभा में 5 सीटें जीत ली हैं तो अब वो ऐसा हो सकता है कि विधानसभा में भी उनका परफॉर्मेंस ऐसा ही दिखे और अब वो विपक्षी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं अपने इस परफॉर्मेंस से। और आपको पता है चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है, वो खुद कहते हैं। तो वो तो मोदी जी से कभी अलग होने से रहे। मायावती क्या फिर से साबित होगी वोट कटवा? मायावती का भी कुछ खेल है बिहार में, सिर्फ यूपी में नहीं बिहार में भी है। तो देखिए आपको पता है कि मायावती की इस बार वोट परसेंटेज भी गिरा है, लेकिन जितना भी पाया है तो वो वोट कटवा ही बनती है। अब वो इसमें इंडिया गठबंधन को ज्यादा नुकसान हो जाता है क्योंकि एनडीए तो वैसे भी मजबूत स्थिति में रहती है, तो जो इंडिया गठबंधन का वोट है वो कुछ मायावती ले जाती है। मांझी भी इस बार ज्यादा सीटें मांगेंगी क्योंकि मांझी ने भी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब देखिए उनके पास मंत्री पद भी है, उनके बेटे की जो राजनीति चमकाने की कोशिश की है मांझी ने, वो भी अच्छी खासी चल रही है। तो मांझी चाहेंगे कि भैया मैंने इतनी जो मेहनत की है उसका फल मिले और मुझे ज़्यादा सीटें मिले। अब देखिए जो वीआईपी है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की 2019 में एनडीए के साथ थी, 11 सीटों पर लड़ी थी जिसमें से 4 पर जीती थी। लेकिन ये जो लोकसभा चुनाव है वो तेजस्वी यादव के साथ लड़ा 3 सीटों पर, लेकिन सब पर हार गई। और अब कयास है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी को ही समर्थन देगी वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी। और आप सबने देखा होगा तेजस्वी और मुकेश सहनी की हेलीकॉप्टर वाली वीडियो, आप सबने देखा होगा कि कैसे मजे से वहां पर खाना खाया जा रहा था। अब जो ये माले है यानी लेफ्ट की पार्टी, वो भी 50 से ज्यादा सीटें मांग सकती है, क्योंकि अगर मैं आपको इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताती हूँ तो 3 लोकसभा सीटों पर माले लड़ी है और 2 पर जीत गई है। अगर मैं विधानसभा चुनावों की बात करती हूँ 2020 में जो हुए थे उसमें 19 पर लड़ी और 12 पर जीत गई, तो भाई वो कहेगी लेफ्ट की पार्टी कि बिहार में तो हम अच्छी पोजीशन में हैं, तो इस बार हम चाहते हैं कि 50 सीटों पर हमको लड़वाया जाए। तो देखिए सीट शेयरिंग में जो भी होगा, चाहे वो एनडीए में हो चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो, लेकिन बिहार पर सबकी नजर रहने वाली है क्योंकि इधर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं खेला होने के लिए कि अभी कुछ भी हो सकता है। अभी तो खैर दूर है चुनाव, लेकिन अगर जल्दी हो जाते हैं चुनाव तो आपके लिए और मेरे लिए फिर से एक्शन आ जाएगा क्योंकि चुनाव आ जाएंगे। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।